एक समय था जब डिस्ट्रीब्यूटर्स अक्सर प्रोड्यूसरों से पूछते थे कि क्या आपकी फिल्म में आनंद बख्शी के गीत हैं, क्योंकि भारतीय फिल्मों में गीत संगीत को उस समय सफलता की गारंटी माना जाता था और गीतकार आनंद बख्शी हिट गाने के लिए बिकाऊ नाम था। गौरतलब है कि वर्ष 1957-58 में भगवान दादा की फिल्म भला आदमी के लिए गीत लेखन की शुरुआत से लेकर वर्ष 2002 में अंतिम सांस लेने तक आनंद बख्शी ने 600 से अधिक फिल्मों के लिए 3500 से अधिक गाने लिखे हैं। उनको सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में 4 बार फिल्म फेयर जैसा प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिला है। हेलो फ्रेंड्स, कैफे बॉलीवुड चैनल पर आपका स्वागत है। मुंबई चित्रनगरी संवाद मंच द्वारा प्रसिद्ध फिल्म गीतकार आनंद बख्शी पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उनके सुपुत्र राकेश बख्शी विशेष रूप से पधारे। कार्यक्रम का संचालन देवमणि पांडे जी ने किया। कार्यक्रम स्थल से शामी एम इरफान की विशेष कवरेज कैफे बॉलीवुड के दर्शकों के लिए प्रस्तुत है। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, सिने गीतकार आनंद बख्शी को सबसे ज़्यादा सुपर हिट लिखने वाले रोही है, साहिर, शैलेंद्र, मजबूर, सारे मतलब जितने भी गीतकार हैं उस दौर के सब बहुत अच्छे गीतकार थे। सबने बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे, लेकिन जो है सबसे ज़्यादा गीत लिखा आनंद बख्शी ने। और जो सुपर हिट होने की उनकी फिल्मों की बात है तो एक ज़माने में कहा जाता था कि राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाने में आनंद बख्शी का सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि जब उस शुरुआती दौर की जिन फिल्मों ने उनको सुपरस्टार बनाया, जो है हाथी मेरे साथी से लेके आराधना तक, सबके गीत आनंद बख्शी ने लिखे। और जब हमारी उनसे मुलाकात हुई थी तो मैंने सबसे पहले उनसे यही पूछा कि आनंद बख्शी साहब, आपने ऐसे गीत लिखे कि उन गीतों ने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बना दिया। तो वो मुस्कुराने लगे, बोले मैं तो इसका उल्टा सोचता हूँ कि मेरे गीत राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार पर फिल्माए गए, इसलिए वो सुपरहिट हो गए। ये उनका जो है बड़प्पन था। तो एक काम जो है उन्होंने किया कि जो फिल्मी लाइन थी उसमें रहते हुए भी उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपनी रचनाएं भेजना जारी रखा। दिल्ली की पत्रिका उस जमाने में बहुत महत्वपूर्ण थी, शमा, और हैदराबाद का मिलाप पेपर, वो उर्दू स्क्रिप्ट में लिखते थे तो वहाँ पर अपनी चीज़ें भेजते थे और ये चीज़ें उनकी नियमित थी। तो दो धरोहर में ऐसे ही उनकी जो है एक दो रचनाएं मैं सुनाऊंगा, और एक रचना कह सकते हैं उनकी आखिरी कविता वो राकेश जी सुनाएंगे। और वो जो कविता भेजते थे आनंद प्रकाश बख्शी। बाद में फिल्मों में लोगों को लगा कि प्रकाश कुछ ज़्यादा हो रहा है तो आनंद बख्शी कर दिया। तो आनंद प्रकाश बख्शी जो है उनकी कविता आपके सामने पेश करूँगा। पंडित जी ने कहा कि बख्शी साहब की क्रेडिट नहीं लेना चाहते थे अपने काम का। कहते थे कि राजेश खन्ना पे फिल्माया गया, अमिताभ पे फिल्माया गया, अमिताभ बच्चन पे फिल्माया गया, इसलिए मेरा गाना हिट हुआ। लेकिन वो उनका बड़प्पन नहीं था, वो उनकी समझदारी थी। क्योंकि जैसे कि एक बच्चा बड़ा होता है या कोई बहुत नाम कमा लेता है तो माँ नहीं कह सकती कि मैंने इसको बड़ा किया, हमने इसको बड़ा किया। एक फैमिली बच्चे को बड़ा करती है, माँ उसमें होती है, दीदी होती है, भैया होता है, दादी होती है, नानी होती है, नाना होता है, पड़ोसी होते हैं, स्कूल की टीचर होती है। अलग अलग लोग, अलग अलग समाज के लोग जुड़ जाते हैं बच्चे के साथ, इसलिए वो जाके कहीं कुछ बहुत बड़ा इंसान है, बहुत अच्छा काम करके आगे आते हैं। तो वैसे भी उनकी ये समझती कि मैंने गाना तो सिर्फ लिखा है, लेकिन इसमें सिर्फ मेरा हाथ नहीं है, इसमें एक कंपोजर का भी साथ होता है, एक गीत का, एक संगीत का भी साथ होता है, एक सिंगर का भी साथ होता है। यहाँ
एक ही लिरिसिस्ट है जिन्होंने हमेशा कहा कि हम तीन ही नहीं, इसमें तो जो कहानी लाया डायरेक्टर के पास, अच्छी कहानी लाया, वो डायरेक्टर ने अच्छी कहानी को समझा और मुझे सुनाई, मुझे इंस्पायर किया। यानी कि वो वहां तक जाते थे कि राइटर को भी क्रेडिट दिया जाए, जो एक स्क्रिप्ट लाता है हमारे पास, हमको इंस्पायर करता है अच्छे रिलेशनशिप से, अच्छी सर्कमस्टेंसेस से, अच्छे स्क्रीन प्ले से, हम कहाँ से लिखेंगे। वो हमेशा कहते थे कि हम जो राइटर होते हैं, फिल्म के राइटर, हम तो सिर्फ एक शीशा है, आई एम अ मिरर, मुझ पे जो गिरता है मैं उसको रिफ्लेक्ट करूँगा। अगर मुझ पे कहानी अच्छी गिरेगी तो मैं उसको वापस अच्छा ही कुछ रिफ्लेक्ट दूँ। अगर मेरे पे रिफ्लेक्शन अच्छा नहीं आएगा, मैं कहाँ से एक अच्छा गाना लिख सकता हूँ, क्योंकि कहानियाँ मेरे को अच्छी आती हैं। तो एक तो समझदारी थी, वो समझते थे कि जैसे बच्चे को एक फैमिली बड़ी करती है, वैसे ही गाने को सब मिलजुल के ही सूरज तक ले जाते हैं। तो मैं जो मतलब अलग से वो किस तरह की कविताएं लिखते थे, उसका एक नमूना समझने के लिए मैं उनकी छोटी छोटी 2-3 कविताएं आपके सामने कर रहा हूँ। तो उन्होंने जो पहली अपनी कविता छपी थी, उनकी छपी थी, तो वो किशोर थे, मतलब टीन एज के, और रावलपिंडी में एक अखबार था, कौमी नाम था जिसका। तो उन्होंने जो है उस अखबार में कविता भेजी, प्रकाशित हुई और अपने दोस्तों को दिखाया उन्होंने, और उन्होंने लिखा है कि मेरे मन में ख्याल आया, अगर आज माँ जिंदा होती तो मैं उन्हें भी दिखाता और वे कितना खुश होती। तो कितने साल के थे? 5 साल के थे जब उनकी माँ गुजर गई थी। तो हमेशा माँ की तस्वीर वो अपने पास रखते थे, और आप जानते हैं कि उन्होंने माँ के ऊपर कितने अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं। तो ये जो वो टीन एज की कविता है उनकी, कि ऐ खुदा गम तेरी दुनिया के मैं पी सकता नहीं, मानता हूँ आज कुछ अब होठ सी सकता नहीं, जिंदगी इस वास्ते जीने को भी करता है दिल, और मौत इस खातिर कि मैं और जी सकता नहीं। हाँ इसी गुलशन पे आई है बहारें लाख बार, हाँ इसी वादी पे बरसी है घटाएं बार बार, आज जो बस्ती तुझे दिखती है रेगिस्तान सी, हम नशी एक दिन यहीं पे फूटे थे आबसार भी। ये उनकी जो है पहली कविता थी। और एक कविता है वो दूसरी कविता, जो 25 मार्च 1950 को फौज की प्रतिष्ठित वार्षिक पत्रिका सैनिक समाचार में छपी थी। 1950 में हम यहाँ से बैठे कोई पैदा हुआ था? अच्छा कोई नहीं। तो अच्छा, उन्होंने सैनिक समाचार के संपादक से अनुरोध किया था कि उनके नाम के साथ उनका रैंक भी छापा जाए, ताकि वो अपने साथियों और अफसरों के बीच अपनी खाक जमा सकें। तो ये उनकी कविता जो है जो प्रकाशित हुई थी 25 मार्च 1950 को। गिरेंगे बिजलियां कब तक, जलेंगे आशियां कब तक, खिला पहले चमन के तू रहेगा आसमां कब तक, सताएगा रुलाएगा जलाएगा जहां कब तक, ज़मीर जहनो जिस्म जान से निकलेगा धुआं कब तक, निज़ामे गुलसितां अहले गुलसितां ही संभालेंगे, तेरी मनमानियाँ तेरी हुकूमत सहेगा बागवां कब तक, हमारी बदनसीबी की आखिर कोई हद होगी, रहोगे हम पर तुम ना मेहरबान है मेहरबान कब तक, मेरी आंखें बरसती हैं मुसलसल हिज्र में बक्सी, मुकाबिल इनके बरसेगी भला ये बदलियाँ कब तक। तो एक जो है कविता और मैं सुना दूँ, उसके बाद आप सुनाएंगे राकेश जी। और 1956 में जब वो पहली बार मुंबई में बतौर गीतकार अपनी किस्मत आजमाने आए थे, तब उन्होंने ये कविता खुद को प्रेरित करने के लिए लिखी थी। पहली बार जो है उनको काम नहीं मिला था, एक बार वापस लौट गए थे
और वहाँ लौटने के बाद उनकी शादी वादी हो गई थी और फिर से दोस्तों ने उनको जोश दिलाया कि आप बहुत अच्छा गीत लिखते हैं, आपकी जगह मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में है। और दोबारा जब वो वापस आए तब उनको जो है काम मिला और वो एक काम करते थे जो है स्ट्रगल क्या होता था, वो एक करते थे कि दिन भर में 5 आदमी से मिलना बहुत ज़रूरी है। और जैसे वो पहली बार आए थे तो उनको जो है स्टूडियो में घुसने नहीं दिया जाता था। उन्होंने सुना कि जो आदमी टैक्सी में बैठ के आता है उसको दरबार नहीं रोका, तो वो टैक्सी में बैठ करके चले गए थे अंदर ऑफिस में और देखने में दुबले पतले लगते थे, बिल्कुल टीन एज के, तो उनको जो है वापस भगा दिया गया था। लेकिन मैंने कहा दूसरी बार ऐसे ही जो 5 लोगों से मिलते थे उसमें ऐसे ही एक नौकर से, जो स्टूडियो का नौकर था, उससे उन्होंने दोस्ती कर दी और उसने जो है उनको एक फिल्म के लिए कहा कि जिस गीतकार की इंतज़ार हो रहा है वो गीतकार नहीं आए तो तुम जाओ, शायद अंदर काम बन जाए। तो भगवान दादा की फिल्म थी तो वो इंतज़ार में बैठे थे और संदेश आ गया था गीतकार नहीं आएगा, तो उनका ठीक है तुम ट्राई करो, एसोसिएशन दी और उनको पसंद आ गई और जो है भगवान दादा की फिल्म में उन्हें पहला ब्रेक मिला। किसी से भी वो 5 आदमी से जरूर मिलते थे तो ये स्ट्रगल के दिन में, तो ये होता है स्ट्रगल। तो आपने आपको जब काम नहीं मिल रहा था प्रेरित करने के लिए कविता उन्होंने लिखी थी कि जो तदबीरों से फिर जाए वो तकदीरें नहीं होती, जो तदबीरों से फिर जाए वो तकदीरें नहीं होती, बदल दे जो न तकदीरें वो तदबीरें नहीं होती। और मोहब्बत के महल का तो तसव्वुर भी नहीं आसान, मोहब्बत के महल का तो तसव्वुर भी नहीं आसान, वफा के ताज की आसान तामीरें नहीं होती। रिहाई का मुसम्महद कर लेते हैं जब कैदी, तो कारआमद सितमगरों की जंजीरें नहीं होती। मोहब्बत का ताल्लुक तो रूह से मखसूस होता है, मोहब्बत का ताल्लुक तो रूह से मखसूस होता है, ये दिल की बात है और इसके तकरीरें नहीं होती। समझ भी ले मोहब्बत को तो हम समझ नहीं सकते, समझ भी ले मोहब्बत को तो हम समझ नहीं सकते, किताबें इश्क की लफ्ज़ों में तफसीरें नहीं होती। खुलूस और सिद्क के सजदों में तासीरें जो होती हैं, खुलूस और सिद्क के सजदों में तासीरें जो होती हैं, दिखावे की इबारत में वो तासीरें नहीं होती। और आखिरी शेर इसमें है कि खुद उनकी दीद से बख्शी तसव्वुर उनका बेहतर है, खुद उनकी दीद से बख्शी तसव्वुर उनका बेहतर है, कि इतनी बेमुरव्वत उनकी तस्वीरें नहीं होती। और अब जो 71 साल के हो गए थे तो उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाया, तो एक कविता उस समय उन्होंने लिखी और वो कविता राकेश बख्शी सुनाएंगे आपको। याद आता है कि जब वो बचपन में 17 साल के थे, 17 साल के थे, तो 1947 he was 17 years old and वो रावलपिंडी में थे, तो अभी पाकिस्तान में है। तो फिर रातों रात खबर आई कि हमारे मोहल्ले में कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, तो यहाँ से भागना पड़ेगा, हिंदुस्तान जाना पड़ेगा। तो तब बहुत बड़ी फैमिली थी, क्या पुराने ज़माने में सब लोग साथ में रहते थे, दादा दादी, 10-15 लोगों की फैमिली थी बड़ी। तो उन्होंने रातों रात वहाँ से निकलने की का जो जिसके हाथ लगा, जैसे कि उस चांदी के बर्तन होते हैं, उस ज़माने में चांदी के बर्तन को बड़ी चीज़ होती थी। और उनके जो पिताजी थे, उनके जो दादाजी थे, वो पूरे एंटायर पंजाब की जो जेल है, जेल, ये वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इंचार्ज ऑफ ऑल पंजाब जेल। तो बहुत लकी थे क्योंकि उनको हिंदुस्तान में आने के लिए एक
डकोटा प्लेन मिला, डकोटा में भर गया है, पूरी फैमिली और जो पड़ोसी थे, जो भी जिन लोगों की इतनी बड़ी पोजीशन थी रावलपिंडी में उस वक्त, जो एक डकोटा प्लेन में बैठ कर सकते, तो बहुत लकी थे कि उनके हमारे फैमिली में कोई हादसा नहीं हुआ, जैसे कि ऑटो का रेप नहीं हुआ या कोई मर्डर नहीं हुआ, जो रॉयट्स में होता है। तो बहुत लकी थे ये लोग कि जैसे जैसे घर से निकले वैसे ही हिंदुस्तान दिल्ली पहुंच गए, रातों रात ट्रेन पकड़ गए। तो नेचुरली ये कि जो जिसके हाथ में जो जितना उठा सकते हैं अपने कमर पे या अपने शोल्डर पे वो ले आए। तो 3-4 दिन वो रेफ्यूजी आके रेफ्यूजी कैंप में रुके, पूना में रुके रेफ्यूजी कैंप में, क्योंकि दिल्ली आए तो दिल्ली से उनको रेफ्यूजी कैंप, क्योंकि इतना दिल्ली इतना भर गया था कि उन्होंने फिर गवर्नमेंट में तो पूना में जगह है, आप वहाँ जाके रहिए। तो पूना रेफ्यूजी कैंप में 2-3 दिन बाद वो सेटल हो गए, तो उनकी कुछ 5-6 बहनें थी, उनकी 6 सिस्टर्स, ही वॉज द ओनली ब्रदर। तो इतनी बड़ी फैमिली, दादा दादी सब साथ में, माँ बाप साथ में, बाप साथ में, फादर, स्टेप मदर, उनकी डैडी की सेकंड शादी हो गई थी। तो फिर उन्होंने होश संभाला कि चलो सब आ गए, सब सेफ हैं। तो सबको पूछा भाई तुम क्या लाए, तुम्हारे तुम क्या लाए, तुम क्या लाए, तुम क्या लाए घर से। तो जब बख्शी साहब की बारी आई तो 17 साल के थे वो, तो उन्होंने जो भी सामान खोला, तो जब उनके पिताजी ने और उनके दादाजी ने देखा कि क्या उठा के ले आया, तो उनको बहुत खूब डांट पड़ी कि बेवकूफ उल्लू, तुम क्या उठा के ले आया, ये क्या काम आएगा किसी के, ये तो किसी के काम नहीं आने वाला। तो क्या लाए थे वो पंजाब से जब घर से भागे, इतनी तकलीफ में, इतने डेंजर में, क्या लाए? तो पूरी फैमिली एल्बम उठा के ले आए। जितने फैमिली एल्बम में फोटोज थे ना, वो फोटोज सिमेंट के सब फोटोज ले आए, और उसमें सबसे ज्यादा फोटोज उनकी माँ की थी। तो उनको जब गाली पड़ी, डांट पड़ी दादाजी से, तो उन्होंने बोला कि तुम इसका क्या करोगे, तुम ये क्या काम आएगा, किसी के क्या काम आएगा, ये एक नए शहर में, नए देश में ये क्या करेंगे हम फोटो लेके, इसका क्या मिलेगा हमें। तो देखो हम 17 साल का लड़का है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि इसलिए जो उन्होंने जवाब दिया 17 साल की उम्र में अपने दादाजी को, जब डांट पड़ी कि तुम क्या कचरा उठा के ले आए, कि किसी के क्या काम आना है, सोना उठाते, चांदी उठाते। देखो लेकिन 3 स्टोरी बंगलो, 3 मंजिली बंगला का होता रावलपिंडी में। जो उन्होंने जवाब दिया, मुझे लगता है कि यही आदमी को गाना ले सकता है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी माँ की तस्वीर लाया, माँ की जितनी तस्वीर थी सब उठा के लिया। उन्होंने कहा कि नौकरी तो हमें मिल जाएगी, पैसे तो हम कमा लेंगे मेहनत करके, लेकिन माँ की तस्वीर कहाँ से लाऊंगा मैं? मेरी जो याददाश्त है 5 साल की उम्र, जब 4.5-5 साल की उम्र में उनकी माँ गुजर गई, तो उनकी याददाश्त बहुत कम है माँ की। तो वो कहते हैं कि मुझे तो इसका ही सहारा जो मैंने 5 साल से अभी तक वक्त काटा है, वो इन फोटो को ही देख के मैं इमेजिन करता हूँ कि मेरी माँ गाना गाती थी मेरे लिए, रात को लोरी सुनाती थी। तो अगर ये पीछे रह गया तो मेरी तो जो वेलकम तो रहेगा रावलपिंडी में। तो मैं इसलिए तो ये आदमी को लिरिसिस्ट बनना ही था, ओनली अ पोएट राइटर के थिंक लगता है कि चांदी का बर्तन नहीं उठाया, लेकिन माँ की फोटो उठा के हिंदुस्तान आ गया। तो ये है उस आदमी का कैरेक्टर एट द एज ऑफ 17, इसलिए इतने सारे गाने वो लिख सके, क्योंकि इमोशनल रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेल। तो जब उनकी उम्र हुई 72 ईयर्स, तो उन्होंने एक कविता लिखी। तो जब वो 72 के तो मेरा 1 साल हुआ था, मेरा डिवोर्स हुआ था, तो मैं बहुत दुखी था। I was missing my wife a lot, क्योंकि I didn't leave my wife left me. She decided I want to be married to you. तो I was heartbroken, क्योंकि हमारी लव मैरिज थी, तो मैंने उसको परस्यू किया। मतलब हर रिलेशन में कोई किसी को परस्यू करता है, मेरे में I had pursued her and married her. तो when she left me, I was heartbroken. तो मैं बहुत दुखी था। वो पार्टी चल रही थी घर में, और हमारे रिश्तेदार आए थे, तो डैडी ने बोला तो अकेला क्यों बैठा है, अंदर आ, सब बैठे, हम सब बातें कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। ऐसे मैंने ग्रुप का मेरा कुछ काम है, मैं काम खत्म करके आता हूँ। तो इसे देखो बेटा, ये मेरा आखिरी साल है, अगले साल ये पंछी उड़ जाएगा, पंजरा तोड़ के उड़ जाएगा इससे, आई विल नॉट बी हियर। तो कम इनसाइड एंड एंजॉय द इवनिंग। तो मैं चला गया
जमी थी, तो उन्होंने एक कविता लिखी थी। और ये जो कविता का जो बैकग्राउंड है ना, उसका बैकग्राउंड ये है कि अब अभी हम एक बख्शी साहब को देखते हैं, हमको दिमाग में आता है सक्सेसफुल मैन, वेल्दी मैन, बहुत नाम कमाया, शोहरत कमाया, गाड़ी, मकान, बंगला, नौकर चाकर, लेकिन ही वाज अ वेरी ह्यूमन बीइंग। जो आप में कमियां हैं वो उनमें भी थी, या शायद उनमें जो कमियां थे वो आप में भी होंगी। जो उन्होंने गलतियां की लाइफ में, शायद हम लोगों ने भी कोई सेम गलतियां की है, उससे ज़्यादा गलतियां उन्होंने की होंगी। तो उनको ये था, ही वॉज ट्राइंग टू लीव, उनकी दो आदत थी जो छूटी नहीं, एक सिगरेट और एक तंबाकू। वो जिंदगी भर कोशिश करते रहे कि ये आदत छूट जाए, सिगरेट और तंबाकू की, लेकिन वो आदत नहीं छूटी। यहाँ तक कि जब उनको पहली बार हार्ट अटैक हुआ था, तो डॉक्टर ने बोला, बख्शी साहब ये आप सिगरेट तंबाकू छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सिगरेट तंबाकू की वजह से आपको हार्ट अटैक हो गया। तो मुझे याद है, उन्होंने जब डॉक्टर चला गया तो उन्होंने मुझे कहा, ये डॉक्टर कुछ जानता ही नहीं। अच्छा क्यों नहीं जानता है? 10-10 साल ये लोग काम करते हैं, तब जाके इनको डॉक्टर का सर्टिफिकेट बनता है, डिग्री मिलती है। आप कैसे कह सकते हो कि आप डॉक्टर से ज़्यादा जानते हो? इसे क्योंकि डॉक्टर समझते नहीं कि सिगरेट और तंबाकू ने मेरी जान नहीं ली है, मेरे दिल को खराब नहीं किया। माई हार्ट हैज बीन हर्ट बाय द सॉन्ग्स आई प्ले। मेरे गीतों ने मेरी जान ली, क्योंकि वो जब तक एक राइटर कुछ फील नहीं करेगा वो कैसे लिखेगा? आपको कैसे मालूम पानी ठंडा है जब तक आप टच नहीं करोगे? आपको कैसे पता है कि आग गर्म होती है जब तक आपका हाथ नहीं जलेगा? तो सिमिलरली एक राइटर अगर कुछ लिख रहा है, वो जब तक फील नहीं करेगा वो निकलेगी नहीं शब्द। He always say that my songs have taken my life, not my cigarette and tobacco। और उन्होंने जो गाना लिखा था, चिंगारी कोई बढ़ गई, तो सावन से बुझाए, सावन जो है मुझे कौन बुझाए? वो उन्होंने खुद के लिखा था कि मैं विश्व कि मैं अपना खुद का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। आई एम द बिगेस्ट एनिमी ऑफ माई सेल्फ। अगर जिंदगी में किसी ने मुझे सबसे ज्यादा कम किया है, वो मैंने खुद अपने आप को कम किया। बिकॉज आई नो सिगरेट इज बैड, बट आई कांट स्टॉप स्मोकिंग। आई नो tobacco is bad, but I can't stop eating tobacco. So there were a lot of things, and he could not go on a plane, he could not go on a lift. उनको फोबिया था। और मुझे फिर बाद में पता चला कि ये बेटा साइकियाट्रिस्ट बोल रहे कि आपका ये जो फोबिया है ना कि आप लिफ्ट में नहीं कर सकते, अकेले क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद जगह पे नहीं रह सकते। इसके बाद वो नहाने जाते थे या बाथरूम जाते थे तो लॉक नहीं करते दरवाजा, तो लगता था मैं अंदर लॉक हो जाऊँगा। वो हमेशा कुंडी नहीं मारते थे, दरवाजा बंद करते। तो द साइकियाट्रिस्ट टोल्ड अस दैट योर फियर इज द आपकी जो ट्रॉमा आपने फेस किया ना पार्टीशन में, आपने जो खून खराबा देखा अपने आंखों से, अपने 17 साल की उम्र में बहुत खून खराबा देखा खुद गली में, मोहल्ले में, उसकी वजह से आपको ये इम्पैक्ट हो गया। और ये जो आपका जो अकेलापन है कि मैं अकेला नहीं रह सकता, वो आपकी माँ जाने की वजह से, क्योंकि आपको माँ का सहारा नहीं मिला 5 साल की उम्र के बाद, तो यू कैन नॉट बी अलोन। हमारे घर में भी हमारा कुछ झगड़ा होता था डैडी के साथ, हमें कहीं बाहर रहना है और अगर मम्मी घर पे नहीं है तो अभी बोलो नहीं तुम बैठो, अब कोई घर पे कोई नहीं है, पर आपको है नहीं तुम बैठो घर पे, जब तुम मम्मी नहीं आ रही तुम बैठो। उनको ऑल दिस फियर एंड फोबिया आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, अदरवाइज यू विल एंजॉय दिस सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं, क्योंकि उनकी जो कमियां थी वो कमियों के ऊपर नहीं जा सके। गाने वाले नहीं हो, हिट गाने, सुपर हिट गाने, पैसा कमा लिया, लेकिन खुद की जो कमियां हैं वो पूरा नहीं, he could not defeat them. So he wrote this poem and this happened to be the last self expression. उन्होंने इसके बाद भी गाने लिखे, इसी तरह में गदर के गाने लिखे इस कविता लिखने के बाद। एक साल वो जिए थे, इसके बाद 71 साल गुजरे, 71 साल गुजरे, बड़े बेहाल गुजरे, 71 साल गुजरे, बड़े बेहाल गुजरे, सुने कोठों पे गुजरे, ऐश भी की, मजे भी लिए जिंदगी, सुने कोठों पे गुजरे, लिखे गीतों के मुखड़े, दोनों बात किया मैंने, मजे भी लिए जिंदगी को, मेहनत भी की। हुए इस दिल के टुकड़े, हुए इस दिल के टुकड़े, सुनो बख्शी के टुकड़े। 71 साल गुजरे, बड़े बेहाल गुजरे, सुने कोठों पे गुजरे, लिखे गीतों के मुखड़े, हुए इस दिल के टुकड़े, सुनो बख्शी के टुकड़े। 71 साल हुए।
कहीं लाखों में एक हूँ, तो जानते थे कि उनका बहुत नाम है। कहीं लाखों में एक हूँ, मैं बस एक नागरिक हूँ। आप मानो या ना मानो, हमारे घर पे बहुत टाइम अगर हमारा हेल्पर घर पे नहीं होता था तो कपड़ा लेके वो बच्चे का सफाई कर लेते के लिए वो बड़ों आने वाला है, मुझे तो आने वाला है, कमरा गंदा कर सकता है, तो कपड़ा लेके सब साफ सफाई कर देते थे। ये तो कि मैं आनंद बख्शी में क्यों छोटा काम करूँ, क्यों काम छोटा नहीं होता था उनके लिए। कहीं लाखों में एक हूँ, मैं बस एक नागरिक हूँ। यही है नाम मेरा, यही है नाम मेरा, है चर्चा आम मेरा। यही है नाम मेरा, है चर्चा आम मेरा, हुकूमत का मैं प्यारा। यही है नाम मेरा, है चर्चा आम मेरा, हुकूमत का मैं प्यारा। हुकूमत का मैं प्यारा, मगर गुर्बत का मारा। यूं ही दिन साल गुजरे, बड़े बेहाल गुजरे, 71 साल में। कभी माचिस नहीं थी, कभी सिगरेट नहीं थी, कभी माचिस नहीं थी, कभी सिगरेट नहीं थी, कभी दोनों थे लेकिन मुझे फुर्सत नहीं थी। कभी माचिस नहीं थी, कभी सिगरेट नहीं थी, कभी थे दोनों लेकिन मुझे फुर्सत नहीं थी। कभी फुर्सत मिली तो इजाजत ही नहीं थी, सिगरेट लोग मर जाओ। कभी फुर्सत मिली तो इजाजत ही नहीं थी, इजाजत मिल गई तो वो दौलत ही नहीं थी। ये दौलत मिल गई तो वो हिम्मत ही नहीं थी। ये दौलत मिल गई तो वो हिम्मत ही नहीं थी। कभी हिम्मत नहीं थी, कभी हिम्मत भी की तो वो चाहती नहीं थी, अब तो चाहती चली गई। हिम्मत की लेकिन आगे मूड नहीं होता। कभी हिम्मत भी की तो वो चाहती नहीं थी, कभी चाहत नहीं थी, कभी किस्मत नहीं थी। कभी कुछ था अधूरा, कभी कुछ था अधूरा, मुकम्मल कुछ नहीं था। कभी कुछ था अधूरा, मुकम्मल कुछ नहीं था। रहा सब कुछ बराबर, ज्यादा कम भी नहीं। जुदाई तो नहीं थी लेकिन संगम भी नहीं। तबीयत के मुताबिक कभी मौसम नहीं था, कभी बोतल नहीं थी, कभी ये गम नहीं। जुदाई तो नहीं थी मगर संगम भी नहीं था। तबीयत के मुताबिक कभी मौसम नहीं था, कभी बोतल नहीं थी, कभी ये गम नहीं था। यूं ही दिन साल गुजरे, बड़े बेहाल गुजरे। 70 साल आदमी की जिंदगी का, हर एक आदमी की जिंदगी का सेल्फ एक्सप्रेशन या कुछ नहीं मिलता। आप 71 साल गुजरे आनंद बख्शी की जिंदगी की दास्तान आप सुन रहे थे। आपने पिताजी आनंद बख्शी की आत्मकथा लिखी है राकेश बख्शी ने अंग्रेजी में, और हमारे यहाँ जो आते हैं आकाशवाणी के अफसर यूनुस खान, उन्होंने हिंदी में उसका ट्रांसलेशन किया है। तो अद्वित पब्लिकेशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है, अमेरिकन की वो बहुत सुंदर आत्मकथा है जो उपलब्ध है। साथ ही राकेश बख्शी जी बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं और सुभाष भाई की कुछ फिल्मों में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर इन्होंने उनको असिस्ट भी किया है। तो बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छे डायरेक्टर। तो अभी हमने आपके सामने 3 महिला रचनाकारों को यहाँ बैठाया है। तो अब किस लिए बैठाया है वो इनको एक समझिए कि इम्तहान है। तो सर उधर से चलेंगे सबसे पहले तो चले प्रज्ञा को। तो प्रज्ञा जी बताएंगी कि उनको आनंद बख्शी का कौन सा गीत पसंद है, क्यों पसंद है, और गुनगुना के बताएंगी। कभी जीवन में रही जब मेरे बच्चे हुए तो मैं उनको ऐसे पकड़ के ये वाला गीत बहुत ही फिल्मी होकर गाती थी, और फिर दिखता नहीं था क्योंकि फैमिली में है तो अकेले बच्चे के साथ बैठी रहती थी। मैं महसूस करती थी कि मेरी मॉम भी मुझे जब पकड़ी होगी, जब मैं जन्मी होगी तो शायद ऐसे ही गाती होंगी। मैं गुनगुनाती थी उसे पकड़ के, रियली मेरे बच्चे को अच्छा लगता था। चलता है
पोस्टमार्टम डिप्रेशन डील करने के टाइम पे इस गाने में बहुत मदद की थी। मैं और भी कुछ गीत लेना चाहूँगी इस दूसरे। जब कॉलेज के दिनों में थी तब मुझे ये गीत बहुत पसंद आता था, क्योंकि जैसा उन दिनों हर किसी के लाइफ में कुछ फीलिंग्स होती हैं, मेरी भी लाइफ में वैसी फीलिंग्स थी। ये अलग बात है कि ज़िंदगी कुछ और ट्रैक पे ले जाती है, पर मैंने ये गीत कॉलेज के दिनों में बहुत गुनगुनाया है। हम कितने पास हैं, कितने दूर चाँद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं। ये धरती, ये नदियाँ, ये नैना और बड़े अच्छे लगते हैं। ये गीत था। ये एक किस्सा मैं तुमको सुनाना चाहता हूँ, इस गीत से रिलेटेड है। अच्छा, लेकिन हियर विदाउट माइक। यस यस। तो जब मैंने कहा था कि मेरा 1999 में डिवोर्स हुआ था, तो मैं बड़ा दुखी था। तो मैं एक बार बोला कि बेटा तू बड़ा डिप्रेशन लग रहा है मुझे, मिलता जुलता नहीं है, बैठता नहीं है, खाने के टेबल में नहीं आता कभी कभी, यू आई नो दैट यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन। लेकिन मैंने एक गीत लिखा था, वो मैं गीत का मेरे को अंतरा सुनाना चाहता था, और उन्होंने मुझे ये अंतरा सुनाया था। उन्होंने मुझे कहा ये अंतरा क्यों सुनाया? उन्होंने कहा कि तुम जो चीज़ चली गई है, जिसको तुम छू नहीं सकते, वो तुमसे इतनी दूर चली गई है, जैसे कि चांद सितारे हमसे इतने दूर हैं, हम उनको छू नहीं सकते, लेकिन हम उनकी आशा कर रहे बैठे हैं। अरे जो तुम्हारे करीब है, तुम्हारी सिस्टर है, तुम्हारे भाई है, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ हैं, उनको तुमने दूर कर दिया। और जो चीज़ तुमसे इतनी दूर चली गई है, जिनको तुम छू नहीं सकते, उनको तुम उनकी तरफ देख रहे हो। वो चली गई है, उनकी तरफ मत देखो। जो तुम्हारे साथ है, जिसको तुम छू सकते हो, जो तुम्हें छू सकते हैं, हम कितने पास हैं, कितने दूर है चांद सितारे, हम उनको देख रहे हैं। लेकिन हम अपने वाइफ को, अपनी सिस्टर को, हमारे भाई को, बहन को, नेबर को, पड़ोसी को इग्नोर कर रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी बिग लर्निंग फॉर मी, कि कैसे एक रोमांटिक गाने को उन्होंने फिलॉसफी के तरीके से मुझे सुनाया, समझाया। सेम अंतर। मैं दो तीन जो लाइफ लेसन मेरे लाइफ लेसन से जुड़े हैं, वो तीन और गुना देती हूँ। एक तो मैं जब भी अपने लाइफ में कुछ कमेंट करती हूँ, खासकर जो मेरा सोशल मीडिया फुटप्रिंट है, वो बहुत सजग रहती हूँ उसके लिए, और जिससे मैंने क्या बोला है उसके लिए मैं बहुत सजग रहती हूँ, क्योंकि आई ऑलवेज, जब से मैंने ये गीत सुना है ना, इट हॉन्ट्स मी। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है, ये होता है। तो ये मैंने हमेशा, और दूसरा, ज़िंदगी में लोग हमेशा के लिए नहीं हमारे साथ रहते, हम बिछड़ते रहते हैं उनसे। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। क्या साथ लाए, क्या दूर आए, क्या साथ लाए, क्या छोड़ आए, माँ की तस्वीर, क्या साथ लाए, क्या छोड़ आए। रास्ते में क्या क्या छोड़ा? हाँ, मन, फिर वही है कि मंजर में जाके याद आता है। Polite would be very, I'm so sorry about it.
और मैं आखिरी इससे कहना चाहूँगी कि ये जो रोमांटिक सॉन्ग है जिसमें एक गांव का भोला भाला लड़का है और उसे पढ़ी लिखी लड़की से कितना अट्रैक्शन होता है और वो उसका भोला बोला उसके प्यार का सावन का महीना तो और देखिए वो भोला भाला इंसान अपने शोर को कितना मतलब खुद को एजुकेटेड और ये कि अरे क्या बोल रही हो शोर नहीं शोर तो उसका कॉन्फिडेंस मुझे बड़ा प्यारा लगता है इसलिए मुझे गाना अच्छा लगता है कि मुझे बात करे क्या जाने हमको इशारा जाना कहाँ है पूछ नदिया की धारा मर्जी है तुम्हारी ले जाओ जिस ओर दिया झूमे ऐसे जैसे हमारा तो ये उनको इन्होंने कहाँ से पकड़ा कि तारदेव बॉम्बे तारदेव में बहुत फेमस स्टूडियो था फेमस स्टूडियो तो फेमस स्टूडियो के बाहर एक पान वाला था और वो लक्ष्मी जी हमेशा वहीं से पान बख्शीदार लक्ष्मी जी वहीं से पान खाते थे तो एक बार वो ऐसे पान चबा रहे थे तो वो जो पान वाला था ना पता नहीं याद यूपी का हो या बिहार का होगा तो किसी को डांट रहा था अरे भैया शोर नहीं शोर तो वहां से उन्होंने पकड़ा इस बात को और गाने में जब सिचुएशन आया उन्होंने उसको रोक दिया गया मतलब एक राइटिंग जो होता है ये लाइन ऑलवेज ओपन स्केल इज ऑलवेज ओपन डॉर्मिंग मतलब एक अच्छे राइटर के लिए ये कहा जाता है कि वो अपने आँख नाक कान तीनों हमेशा खुले रहता है और उनका ये ऑब्जर्वेशन देखिए कि दुश्मन फिल्म में राजेश खन्ना ट्रक ड्राइवर था लेकिन वो पढ़ा लिखा था तो उन्होंने उसके लिए लिखा पढ़े लिखे ड्राइवर के लिए कि तुम्हारी आँख है या तो पहले तुम्हारी सुख है या सड़क का बोर्ड है ये तुम्हारी आँख है या नशे का बोर्ड है तो ये पढ़ा लिखा ड्राइवर लेकिन सलीम देओल जो है गदर में अनपढ़ ड्राइवर था तो उसके लिए लिखा कि सब फाटक सब सिग्नल में तोड़ आया आइए मधुबाला जी क्या बताती है सुनते हैं फिल्म देख के निकले एक फिल्म देखी अंधा कान अमिताभ बच्चन था और वो बड़े दुखी हो गए बड़े नाराज हो गए अपने आप से उन्होंने कहा कि यार ये डायरेक्टर ने मुझे मरवा दिया तो हमने पूछा क्या हो गया क्या बड़ी गलती हो गई मेरे से तो हमने कहा क्या गलती हो गई गाने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी क्या गलती कर दी आपने गाने में किसी को गाने में वो जो हीरो है अमिताभ बच्चन ही इज अ मुस्लिम और वो गाना गा रहा है कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना तो इसमें क्या प्रॉब्लम है इसे प्रॉब्लम क्या है कि अगर मुझे डायरेक्टर ने बताया होता कि वो कैरेक्टर मोहम्मदन है तो मैं एक मोहम्मदन एनालॉजी इस्लामिक एनालॉजी यूज करूंगा क्योंकि ऐसा आपने ऐसी गलती की कैसे किसी को डायरेक्टर ने मुझे कभी नाम ही नहीं बताया पूरी कहानी मुझे सुना दी है थोड़ा मिस्टर बच्चन आते हैं बैठते हैं वो गाना गाते हैं तो मैंने भी बेवकूफ़ी क्या की मैंने पूछा ही कि भाई कैरेक्टर का नाम क्या है अगर मुझे पता होता कि वो मोहम्मदन है तो मैं एक अलग इस्लामिक एनालॉजी यूज करता लेकिन वो क्या होता है कि पॉलिसी क्या अगर गाने का इमोशन स्ट्रांग है तो लोग परवाह नहीं करते क्योंकि वो समझ जाते हैं वो बोल क्या है तो फिर वो रिलीजन बीच में नहीं आता बट एज अ राइटर ही फेल्ट कि मैंने गलती कर दी है नॉट आई वांट अ प्रॉपर जॉब व्हाट इज हाँ मधुबाला जी कौन सा गाना पसंद है क्यों पसंद है बताइए जिस फिल्म से जो फिल्म आई थी 1962 में जब और इसके पहले 2 फिल्मों में उन्होंने गीत गाया था जैसा कि सर बता रहे थे वो चली नहीं फिल्म नहीं चली और जब 1962 में ये फिल्म आई और इसी से वो फिल्म चल पड़ी कारवां जो है उनका चल पड़ा तो इसीलिए मैं गीत गाना चाहूँगी हालांकि उनके बहुत सारे गीत हैं मैंने पांडे सर की किताब पढ़ी है जो उसी में गीतकारों पर है पहला ही चैप्टर आनंद बख्शी
गीतों को, अरे ये तो मेरे सारे के सारे फेवरेट सॉन्ग्स हैं। तो मैं और भी मुरीद हो गई आनंद बख्शी जी की। तो मेरा आवाज़ उतना अच्छा नहीं है क्योंकि मैं पेशे से हमारे काम अच्छे हैं। ठीक है, तो चेक कीजिएगा। परदेसियों से ना तकिया मिलाना, परदेसियों से ना तकिया मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना तकिया मिलाना। सच ही कहा है पंछी ने वो, सच ही कहा है पंछी ने वो, रात को ठहरे को उड़ जाए दिन को, रात को ठहरे को उड़ जाए दिन को। आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना, परदेसियों से ना तकिया मिलाना। बाहों में जब जब फूल खिलेंगे, बाहों में जब जब फूल खिलेंगे, तब तब ये जाए मिलेंगे, तब तब ये जाए मिलेंगे। गुजरेगा कैसे पत झड़का ज़माना, परदेसियों से ना तकिया मिलाना। एक और आखिरी गाना। वाह, जरूर जरूर। इसे तो कोई ना नहीं बोल सकता। हमने यही एक बार किया था, हमने क्या किया? हमने यही एक बार किया था, एक परदेसी से प्यार किया था, एक परदेसी से प्यार किया था। ऐसे जलाए दिल जैसे परवाना, परदेसियों से ना तकिया मिलाना। ये देख रहे हैं हमारे बगल में गाय का कैसी सुख हंसी आ रही है। हाँ, जी देखिए, आप सब जानते हैं कि कभी कभी जो है ना ये होता है कि तुक मिलाना होता है गीतों में और बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे इंडिया है, अब इंडिया तो किससे मिलाएंगे, कुछ मिलेगा ही नहीं, तो लेकिन बख्शी साहब ने उसकी इंडिया से तो मिला दी। ये है इसमें था प्रदेश में का गाना आई लव माई इंडिया, ये है आते की इंडिया। तो इस तरह के मुश्किल काम को भी बख्शी साहब ने अंजाम दिए और जो है तार हो प्रदेश हो दिल वाले दुनिया ले जाएंगे। तो ये आखिर से हम जो गदर है, इस तरह जो है हर फिल्म में उन्होंने जो गाने लिखे और उनका ऐसा कोई गाना नहीं है जो ना पसंद किया गया। अगर एक फिल्म में उन्होंने 5 गाने 8 गाने लिखे, सारे गाने पसंद किए गए। तो आइए देखते हैं पूनम विश्वकर्मा को कौन सा गाना उनका पसंद आ रहा है। आपने मुझे यहाँ बुलाया, ये भाई पंडित जी तो बहुत पैशनेट, बहुत ही पैशनेट इंसान है, उनकी लाइफ में दिखाई तो कमाल की है। लेकिन गीत तो होते रहेंगे, गीतों की बातें तो होती रहती हैं। लेकिन एक जो अभी उन्होंने कविता पढ़ी थी, उसमें तो मुझे एक बात याद आई कि उन्होंने कहा कि आज की नारी, मैं आपको बताता हूँ जो कल की नारी क्या थी, जो इसको भूल गए, क्योंकि हमारा स्वभाव, हमारी बदनसीबी थी कि हम बहुत साल 1500 1700 साल हमारे अलग अलग लोगों ने राज किया। लेकिन जो पहले की नारी थी, मैं हम्पी गया था कर्नाटका में, और वहाँ पर जब मैं गया हम्पी में, मैंने जब वहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस था, बहुत बड़ा 15 BC, तो
वहाँ मुझे पता चला कि मार्केट प्लेस में मर्द नहीं आते थे, मार्केट प्लेस में औरतें आती थी, दादी, माँ और बहू, और वो डिसाइड करते थे कि आज का अनाज का भाव क्या होगा। क्या बात, क्योंकि मर्द they were doing agriculture, वो फील्ड में रहते थे, वही काम किया, ऑल दैट। तो औरतें थी हमारे सिविलाइजेशन की भारतीय, वो जाती थी अनाज लेके, टमाटर लेके, प्याज लेके, गेहूं लेके, चावल लेके, एंड दे शुड डिसाइड कि आज क्या भाव में बिकेगा। दैट इज अ पावर। बट मेनी इयर्स ऑफ अलग अलग लोग आए, उनके राज किया, तो औरतें घर पे दब गई, उनको दबा के रखना पड़ा। एनीवे, तो ये आज की नारी कल की नारी भी थी, as powerful, as strong, probably stronger. तो आपने कविता पढ़ी, सबने कहा मैं तो कवि नहीं हूँ, I am not a poet. मोहब्बत जुमले में 2002 में पास कर गया, 2000 एक जर्नलिस्ट ने मुझको पूछा था, बख्शा शोले, आराधना, दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे, ये दो शोले और दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे बहुत बॉक्स ऑफिस बहुत चला। आप कौन सी फिल्म, आपके लिए कौन सी फिल्म सबसे बड़ी फिल्म है आपकी, शोले या दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, या दिल तो पागल, वो बहुत हिट हुई थी, दिल तो पागल। तो उन्होंने अजीब और गरीब जवाब दिया, तो एक राइटर ही दे सकते हैं, कोई नहीं दे सकते। उन्होंने कहा मेरे सबसे जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म भला आदमी है, 1957, तो फ्लॉप हो गई थी, चली भी नहीं, उसके बाद वो काम भी नहीं मिला, तो 3-5 साल वो शेड्यूल करना पड़ा काम करने के लिए उसके बाद, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में चढ़ते सूरज को सलाम है। तो उन्होंने बोला अरे बख्शा वो कौन सी फिल्म है, हमने तो नाम भी नहीं सुना, क्योंकि वो जर्नलिस्ट होगा 35-40 साल का। He said वो फिल्म नहीं चली, बॉक्स ऑफिस में पहले तो मेरा भी नाम, लेकिन वो मेरे लिए सबसे बड़ी फिल्म है, क्योंकि उस फिल्म ने मुझे गीतकार बनाया। देखो सोच में कितना फर्क है पोएट का और एक आम इंसान का। कोई कमर्शियल आदमी होता, बिजनेसमैन होता, तो सक्सेस को समझता बड़ा, लेकिन एक पोएट उसको समझता है जो चीज उसको पैदा करती है। उन्होंने जन्म लिया उस फिल्म से, ये तो ही वाज आनंद बख्शी, गीतकार आनंद बख्शी, भला कि लोगों की मेरी जिस फिल्म की एंट्री हुई थी उनकी, तो बख्शी साहब ने वो इस तरह का आदमी थे, और जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे एक सवाल ये पूछा कि बख्शी साहब आपके बहुत सारे गीत लोकप्रिय हुए, तो इसका कारण क्या है, मतलब रीजन क्या है कि इतने ज़्यादा लोकप्रिय हो गए आपके गीत। तो उन्होंने जरा सा सोचा और बोले कि पांडे जी मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, नॉन मैट्रिक हूँ, बोले इसलिए मैं बहुत आसान ज़बान में लिखता हूँ, आसान ज़बान में लिखता हूँ तो मेरे गीत लोगों को समझ में आते हैं और फिर हिट हो जाते हैं। एक ऐसा महान व्यक्तित्व जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए मैं कहूँ तो वरदान रहे हैं, वो एज ए गीतकार हम सभी के लिए आदर्श रहे हैं, और गीतों को सुनकर जाने के दिलों को मोहब्बत हुई है। अगर मुझे लगता है बार इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्या नहीं दिया हूँ। और मैं फिल्म इंडस्ट्री में बतौर गीतकार भी मैंने काम किया है, समझ सकती है कि चाहे शायरी हो, चाहे गीत लेखन हो, चाहे गायकी हो, तो ऊपर वाले ने मुझे हर जगह से रास्ता दिया है। तो मेरा बड़ा सौभाग्य देवल पांडे सर कि आप मुझे इतने महान गीतकार के लिए, मैं गाने के मूड में तो आज मतलब मेरा गला ही साथ दे रहा है, लेकिन मैं तमाम उनके ऐसे गीत हैं जो सबकी रूह में बसे हैं और मेरी भी हैं, तो कुछ तो मेरी बहनों ने गा दिया है, मैं उन्हें दोबारा नहीं रिपीट करूँगी, कुछ जो मुझे पसंद है। बहुत और गायिका भी मैं मंच में कुछ उनके गीतों की प्रस्तुति देती हूँ, जिसमें से मेरा बेहद पसंदीदा गीत है, क्योंकि मैं डिवोशनल भी बहुत सारे मेरे काम किए हैं, तो मंची प्रस्तुति कहीं अगर भजन संध्या है या कहीं भी, तो मैं ये गीत तो उनका खास कर गाती हूँ कि तो कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है, और ये गीत गाती हूँ मैं जीती हूँ, मतलब जितनी बार मैं गाती हूँ उतनी बार जीती हूँ, और उतनी बार कई बार माँ तो होती ही
आंसू आ जाते हैं। बहुत कुछ कहा जा चुका है उनके ऊपर, मैं ज़्यादा बोलूँगी, मैं थोड़ा सा मेरी टूटी फूटी आवाज़ को स्वीकार करने की कोशिश करती हूँ। ये गीत उसका मुखड़ा तो अभी गाया है मैंने, लेकिन अंतरा मुझे बहुत पसंद है, सो कोशिश करती हूँ। मौजवा कर क्या जाने हमको इशारा, जाना कहाँ है तुझे नदिया की धारा, मर्जी है तुम्हारी ले जाओ जिस ओर, मर्जी है तुम्हारी ले जाओ जिस ओर, जिया झूमे ऐसे जैसे बनवाना चिमोर, सावन का महीना पवन करे शोर, जिया झूमे ऐसे जैसे बनवाना चिमोर। आइए, और मैं बहुत छोटी थी, मैं कह सकती हूँ कि किशोरावस्था में मैंने कदम रखा था, और तमाम दुनिया की मोहब्बत मुझे हासिल हुई है तब से अब तक। लेकिन एक लड़का जो मेरे पिताजी की पोस्टिंग सीतापुर की, और ये गाना छत पे वो आया था पढ़ने के लिए, उसको कमरा मिला हुआ था, ये गाना खास करके वो बजाता था और मेरी तरफ देखता रहता था। सो ये गाना मैंने अनुभव भी शेयर किया आपसे, तो मैं पूरा नहीं सुना पाऊँ, लेकिन मैं ये जरूर, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना बट एक बहुत खूबसूरत गाने हैं, खास करके ये गीत जो मैंने कहा मेरी रूह में सुनाया है। तो माँ हम सभी का आधार है, हमारा अस्तित्व ही है। इस गीत के लिए मैं आपके थ्रू, आप उनका अंश हैं, मैं प्रणाम करती हूँ और मेरे भावों को अर्पित करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ इस गीत के लिए। मैंने इतना गाया है कि मैं क्या कहूँ, मैंने बहुत कमाया है, मैं कहूँ इस गीत को गा के। तो हाँ, तो मेरा उनके लिए श्रद्धांजलि स्वरूप कह लीजिए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, के जो दुनिया है ये वन है
नमन करती हूँ मैं ऐसे पुण्यात्मा को जिन्होंने इतना कुछ दिया संसार को। कम लोग आते हैं जो, और हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें गीतकार के रूप में आप बोले कहें एक अधूरा व्यक्तित्व उनका अधूरा जीवन, लेकिन बतौर गीतकार मुझे लगता है कि वो मुकम्मल थे। एक बार जोरदार ताली मुझे बहुत खूबसूरत और आपको मतलब इमोशन कर दिया सब। कोई चीज़ आप गले से नहीं गा रहे थे, दिल से गा रहे थे। मुझे किस्सा याद आया आपके गाने से और आपकी इमोशन से। तो एक बार मेरे ख्याल में मैंने काम करना शुरू किया था, 1990 की बात है। तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट पूरा नहीं खाया, मैं अपना ब्रेकफास्ट छोड़ दिया। तो मैंने डैडी ने पूछा कि अरे तुमने ब्रेकफास्ट नहीं खाया, तुम छोड़ दिया? बोला मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है तो ऑर्डर क्यों किया? ठीक है नहीं खाया। ये तुमको पता अंडे की कीमत क्या है? तुमने अंडा छोड़ा है ना, उसकी कीमत जानते हो? मुझे नहीं पता अंडे की क्या कीमत होगी, 30 पैसे 50 पैसे होगी, 1 रुपया होगा। किसी बेटे जब तुम छोटे थे ना, तो हम 2 भाई 2 बहन हैं, 2 sisters 2 brothers, और करीब 15 साल तक तो स्ट्रगलिंग फॉर मनी, नॉट इनफ टू रन द हाउस। तो एक ही रूम में रहते थे हम, तो उसी रूम में किचन भी था, उसी रूम में बेडरूम भी था, उसी रूम में हम खेलते थे। तो डैडी ने कहा कि बेटा तुम जब छोटे थे ना, तो तुम्हारी माँ एक अंडा खरीदती थी, एक अंडा खरीदती थी, उसको बॉयल करती थी, उसको बॉयल करके उसके 4 टुकड़े करती थी, और तुम चारों का एक पीस मिलता था। तो तुम्हारे लिए तुम्हारे जिंदगी भर में तुम भले कितने भी अमीर हो जाओ, कितने भी गरीब हो जाओ, तुम्हारे लिए अंडे की कीमत वो रहेगी जो तुम्हारी माँ ने भरी है। Never forget the price of it, the sacrifice the mother made to feed you, to give you nutrition. उसके बाद मैंने कभी खाना टेस्ट नहीं किया। आज भी अगर दाना दे देना चावल का जमीन पर, घर के जमीन पर, नॉट आउटसाइड, माँ का सब उसको उठा के खाता है। आप कोई ईश्वर है वो नहीं मानते। वाले खड़े हो जाए, यानी ये तो महिलाओं ने बहुत अच्छी भूमिका का निर्वाह किया। तो इनको जो है कुछ उसके बदले में एक तोहफा जो आनंद बख्शी साहब की ऐसे कविताएं जो प्रकाशित हुई और ऐसे गीत जो फिल्मों में शामिल नहीं हो सके, वो इस किताब में है, मैं जादू हूँ चल जाऊँगा। तो राकेश बख्शी जी एक तोहफे के रूप में ये किताब इनको भेंट करेंगे आपके साइड में। जो आपने किस्सा उससे भी ज़्यादा मुझे दूसरा किस्सा याद आ रहा है कि जब स्ट्रगल के टाइम काम ढूंढ रहे थे, तो उनकी पहली फिल्म रिलीज हो गई थी, काम नहीं मिला, चली नहीं चलता तो कोई काम नहीं देता। तो 2-3 साल निकल गए कोशिश करते करते। तो एक बार वो फिल्मिस्तान में उनको रोशन साहब मिले, म्यूजिक कंपोजर रोशन। तो रोशन साहब मतलब जायंट कंपोजर उस वक्त 1960s की बात है, बहुत बड़े कंपोजर थे वो। तो उन्होंने बोला अच्छा तुम गाना लिखते हो, गीत लिखते हो? हाँ। तो इसे ठीक है, तुम कल सुबह मेरा घर है सांता क्रूज में, मुझे आके सांता क्रूज में मिलो और मैं सुनूंगा तुमने क्या लिखा है, कविता ले आना अपने साथ। तो लौट गए अपने घर, बोरीवली में रहते थे दोस्त के साथ। बोरीवली चले गए तो इत्तेफाक से उस दिन बहुत बरसात हुई मुंबई में, इतनी बरसात हुई कि ट्रेन बंद हो गई, लोकल ट्रेन बंद हो गई और बीएसटी बस भी बंद हो गई। मुंबई में बीएसटी बंद और लोकल बंद हो गया, मतलब कि बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। तो सुबह उठकर वो आर्मी में थे, उन्होंने 8 साल आर्मी में गुजारे, 3 साल नेवी में और 6 साल आर्मी में। तो उनको वो जो आर्मी में ट्रेनिंग होती थी तो देवर यूज्ड टू कि अगर हम इतना स्टेप लेंगे और अगर हमारी ये स्पीड लेंगे तो कितना किलोमीटर करेंगे, हम कितने किलोमीटर पार कर जाएंगे, क्योंकि वो ट्रेनिंग होती है आर्मी की। यू आर मार्चिंग एवरी डे, बेटा मानो सीधा मार्च में निकलता है, रन में निकलते हैं। उनको अंदाज होता है कि अगर मैं इतने स्टेप लूँगा, ये स्पीड से लूँगा तो मैं इतने किलोमीटर तक पहुँच जाऊँगा। तो उन्होंने हिसाब लगाया और बरसात हो गई और पानी भर गया था मुंबई शहर में। तो उन्होंने हिसाब लगाया कि अगर मैं बोरीवली से चलूँ तो मुझे कितना टाइम लगेगा सांता क्रूज पहुँचने में, एसवी रोड, लिंकिंग रोड, एसवी रोड, लिंकिंग रोड सांता क्रूज बेस्ट। उन्होंने अंदाज लगाया और उन्होंने अपनी जो किताब है उसको कपड़े वपड़े में बांधा, जो भी
शार्प उन्होंने घंटी बजाई रोशन साहब के घर की, और वो जो घर है वो आज उनका म्यूजिक रूम है, राजेश रोशन के बेटे का। तो उन्होंने घंटी बजाई और उनकी वाइफ ने दरवाजा खोला, पूछा कि कौन है आप, पूरा गीले हो गए थे, छतरी वतरी भी टूट गई, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, तो कौन आ गया मैंने, पूरा गीला है, छतरी टूटी हुई है, सोकिंग इन वाटर। उन्होंने बोला कि आपके हस्बैंड ने, रोशन साहब ने मुझे बुलाया, तो रोशन साहब आए, उन्होंने हैरान हो गए, अरे तुम क्यों आए, इधर यार आपने मुझे बहुत बुलाया था, आपने कहा था कि आओ कल सुबह मेरे घर पे 10 बजे, सुनूंगा मैं तुम क्या लिखते हो। हाँ ठीक है, मैंने बुलाया था, लेकिन इतनी बरसात और ये सारा बाढ़ ज़्यादा पूरा पानी भरा हुआ है कितने लोगों पे भी, तो तुमको आना नहीं चाहिए था, ये ज़रूरी नहीं था आना, इसे आपके लिए ज़रूरी नहीं था, मेरे लिए ज़रूरी था। और उसी बात पर वो इतने सजा हो गए, उन्होंने उनको अंदर बुलाया, बिठाया, तोलिया दिया, पहुँचे, चाय पिलाई, बिस्कुट खिलाया, बोला सुना क्या दिखा, और उनको फिल्म दी CID गर्ल, और इसके गाने भी चले थे, 2-3 गाने बहुत चलते, गीता वाले गाने गाए थे इसके, और वो गाने हिट हुए, और उस फिल्म की वजह से उनको लोगों ने पहचानना शुरू किया वापस, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, चढ़ते सूरज को सलाम है हमारी इंडस्ट्री में। तो जब उन्होंने देखा यार रोशन साहब ने इसको लिया है, और फिल्म भी चली है, गाना भी रेडियो पे आ रहा है, चलो इसको काम देते हैं, तो काम मिलना शुरू हुआ। आप सोचो अगर वो नहीं चल के आते तो शायद वो ब्रेक को 10 साल, वो 2 साल, 5 साल, 1 महीना आगे हो जाता, लेकिन डिटर्मिनेशन देखो, आपको जरूरत नहीं है, दूसरी को जरूरत है ना, ये चीज लोग भूल जाते हैं कि तुम अपनी जरूरत को आंखों में रखो। हाँ देवर ऊपर है, सारे गाने गीतकारों के बारे में क्या सोचते थे, जैसे शायद शैलेंद्र को बहुत मानते थे, वो कहते थे कि शैलेंद्र ने, वो जब इंडस्ट्री में आया ना, तो इंडस्ट्री में 1956 में आया, तो 1956 और 60 में ना इंडस्ट्री में, हमारी फिल्म इंडस्ट्री उसमें उर्दू राइटिंग बहुत छाई हुई थी, तो वो उनकी जो पढ़ाई लिखाई थी वो उर्दू में थी, रावलपिंडी में, तो वो भी उर्दू में लिखते थे, तो उन्होंने उनको शैलेंद्र ने ये बात कही जो जिंदगी में कभी नहीं भूले। शैलेंद्र ने उनको कहा कि बख्शी तुम ये उर्दू मत लिखा करो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे गाने हिंदुस्तान में लोग गाएं तुम्हें नहीं गाएं, तुम सरल हिंदुस्तानी में लिखा करो। और देखो एक आदमी के एडवाइस ने उनका पूरा बदल दिया, करियर बन गया। जो उनकी कमी थी कि वो 8वीं पास थे और वो हिंदी की चंद शब्द ही जानते थे, वो उनकी मजबूत, वो उनकी ताकत बन गई, वो अपनी कमी को ताकत बना दिया उन्होंने बोला मैं कॉपी नहीं करूँगा, क्योंकि क्या होता है आदमी जब इंडस्ट्री में आता है वो जो लोग राज कर रहे हैं ना उनकी तरफ लिखना चाहता है, नेचुरली जो राज कर रहे हैं उनको कोई वजह होगी, उनकी लिखाई में उर्दू को बनती थी तब 50s की फिल्मों में, तो उनको कॉपी करने लगते हो। लेकिन शैलेंद्र ने कहा नहीं, किसी को कॉपी मत करो, वो उर्दू यूज करे, उनको यूज करने दो, तुम्हारे गाने हिंदुस्तान में नहीं बजे दे सकते, हर गाँव में बजे। और कि वो जब फूल के लिए हिट हुई, फिर वो अपना मेहंदी लगी, पहली उनका गाना हिट हुआ वो चांद सी महबूबा, हिमालय की गोद में, बहुत हिट हुआ, फिल्म भी चली। फिर वो जब मेहंदी लगी मेरा हिट हुई, फिर जब तुले हिट हुई, तो लोगों ने उनको कहना शुरू कर दिया कि आप अभी एक सक्सेसफुल राइटर बन गए, लेकिन उन्होंने वो बात कभी मानी नहीं। लेकिन मिलन फिल्म के बाद वो एक बार दिल्ली जा रहे थे पंजाब मेल में, गाड़ी पंजाब मेल में, और उस जर्नी में वो जो ट्रेन है वो एक अनशेड्यूल्ड स्टॉप पर रुकी, अनशेड्यूल्ड स्टेशन पर, कभी कोई सिग्नल नहीं मिलता, तो गाड़ी एक कोई छोटा सा स्टेशन था जहाँ बत्ती भी नहीं थी, there was no electricity in that village, it was all kerosene lamp, क्योंकि पूरा स्टेशन में बत्ती नहीं थी, kerosene lamp भी चल रहा था पूरा स्टेशन, मतलब बिकॉज जब पंजाब मेल वालों सब कुछ स्टॉप है, बट बिकॉज उनको आगे रेड सिग्नल मिला तो वो ट्रेन वाले ने वहाँ गाड़ी रोक दी। उस स्टेशन पे उन्होंने देखा और सुना कि एक छोटा एक कोने में स्टेशन खाली था,
रात के 11:30 साढ़े 10 12 बजे थे, चश्मे कोई नहीं था, एक फकीर बैठा हुआ था और वो एक कानपुर में एक गाना गा रहा था। वो गाना था सावन का महीना पवन करे सो। उन्होंने कहा, दिल्ली में कहा है कि जब मैंने देखा कि एक ऐसा इतने छोटे गांव में जहाँ बत्ती भी आई नहीं है, अगर एक फकीर मेरा गाना गा रहा है, यानी कि मैं आए भाई नाम हो गया। उस दिन के बाद उन्होंने कहा कि मैंने ये बिलीव करना शुरू किया कि हाँ अब हिंदुस्तान में लोग गाने सुनते हैं। किसी की चुनौती माना, नो ये नमक कम किसी को लक्ष्य माना कि ये मत दो। उन्होंने कहा कि मैंने तो हमारे महाभारत में ना वो जो तीर कमान सीखा था उसने देख देख के एकलव्य यीशु से कि मैं एकलव्य हूँ वो द्रोणाचार्य ये मैंने उनके गाने सुन सुन के इतना कहना शुरू किया, बतिया पकियां चिड़िया देर में तो के गाने सुन। मास्टर ऑफ राइमिंग, मास्टर ऑफ राइमिंग, देयर हैज नेवर बीन अ बेटर राइमस्टर, एंड नथिंग, जीरो, नॉट गेन मत। एंड ही शुड से कि ये तो जो अभी छाए हुए इंडस्ट्री में ये सब शायर है, लेकिन असली गीतकार मधुर था। स्टोरी को पकड़ के, सिचुएशन को पकड़ के, कहानी को पकड़ के, कैरेक्टराइजेशन को पकड़ के लिखते थे गीतकार है। कोई भाई हो ऐसा तो कुछ सामने मैं कल मैं किसी तेरे अनुमति को उसका जो गीत है हाँ आज आप से पहले तो मेरा था, मैंने तो उसका नाम बोला दर्शन का, और एक गाना मुझे बेहद पसंद है, 16 बरस के बाद गजल नुमा लिखा हो गया गाना, गीत नुमा गाया गया, हिंदी लिखने आते थे क्या? पहले उर्दू में शायद लिखना पड़ा था। अरे एक मिनट सुनिए, देखिए डीएल मधोक ने एक गीत में एक लाइन में 3 तुक मिलाई थी, तो आनंद बख्शी ने उसे चुनौती माना और उन्होंने कहा कि कभी मौका मिला तो मैं भी ऐसा करके दिखाऊंगा। और ये जो दुश्मन फिल्म का गाना है कि अमवा की डाली पे आए मतवाली पहलिया काली निराली, है ना, तो डाली मतवाली काली निराली, उन्होंने 3 मिनट मिलाया था तो 4 मिलाया और उसका 3 अंतरे ने तीनों लाभ मिलाया है। आप ये गाना ध्यान से सुनिए। आनंद बख्शी बोलते थे कि मैं शायर नहीं हूँ, मैं तो जो है तुकबंदी करता हूँ, लेकिन ये जो है वो अगर शायर ना होते, देखिए कोई सिर्फ BA MA करने से शायर नहीं होता, वो दिल से कितना शायर है कि सलाम तेरी पहली नज़र को सलाम, उसमें जो काफिया आता है कि इस लिखावट की ज़ेरो ज़बर को सलाम, तो ये जब तक शायर नहीं होते थे इस तरह काफिया वो नहीं ला सकते थे। उनका जो है दुल्हन फिल्म में एक गीत है ना, आएगी सबके लिए डॉक्टर साहब ने दोबारा नाम लेकिन शेख का मैंने भी बताई, सही बात है। तो एक जो है गाना है कि आएगी जरूर चिट्ठी मेरे नाम की, हाँ, सब देखना हाल मेरे दिल का लोगो तब देखना, दिल का वो लोगों तब देखना। अब जो है अब ये काफिया मिला दिया उन्होंने, अब और तब, हाँ। तो मतलब किसी के लिए भी ये चुनौतीपूर्ण है कि इसमें जो है जो काफिया आएंगे उनको मीनिंगफुल कैसे बनाया जाए। तो जैसे मान लीजिए उन्होंने काफिया ले लिया कि लब, अब लब है, इस एक शब्द के लिए उन्होंने पूरा अंतरा लिखा कि सबको सुनाऊंगी मैं ये खबरिया, लाज से मेरी झुक जाएगी नजरिया, कांप उठेंगे मेरे लब देखना। क्या बात है, मतलब लब के लिए मीनिंगफुल जो है अंतरा दिखाया। और जो है जो आखिरी अंतरा है उसमें कि मानेगा मेरा रूठा रब देखना, मतलब जो है एक शब्द से जो है वो जो मीनिंग पैदा करते थे वो अद्भुत था। अभी जो है मान लीजिए आपसे पूछा जाए
कि भाई मेरे नैना सावन भादों फिर भी मेरा दिल प्यासा। तो प्यासा प्यासा काफिया क्या होगा? और देखिए आशा निराशा में से आया हो सकते हैं। एक मिनट, एक ये जो है आशा निराशा आ गया। अब उन्होंने एक लाइन में डाल दिया कि मन सन आंख मिचौली खेले आशा और निराशा। एक साथ दो काफिया उन्होंने डाल दिया। अब जो है काफिया बचा कैसे? तो उन्होंने कहानी में झांका कि वो कहानी एक नृत्यांगना की जो है आधारित थी जो है। तो उन्होंने लिखा कि सुने महल में नाच रही है अब तक ही रक्कासा। तो ये वो शायद नहीं होते तो रक्कासा शब्द उनको सूझता ही नहीं। तो वो रक्कासा ले आए और जो है क्या बोलते हैं तड़प तड़प कर इस गिरहन को आया जरा सा। वो जरा सा जब तक शायद नहीं होगा आदमी। कोई और सवाल बताइए। वो मूड के ऊपर होता है। दिल टूटता है तो अलग गाना आता है, जब दिल बनता है तो अलग गाना होता है, जब खुशी होती है तो अलग गाना होता है, जब माँ की याद आती है अलग गाना होता है, जब बहन भाई का प्यार होता है तो अलग गाना आता है। तो इट इज ऑल इन मूड। मैं आपको उससे दूसरे किस्सा सुनाऊंगा। You know him as a lyricist, perhaps. Some people like him know him as a poet also. खुद पोएट है, इससे he understands कि पोएट्री कहाँ आ गई, सेल्फ एक्सप्रेशन कहाँ आया, गाना नहीं, ये सेल्फ एक्सप्रेशन है। तो how was he the father? आदमी एक बाप भी होता है, भाई भी होता है, बहन भी होता है, अपना बेटा भी होता है, चाचा भी होता है, काका भी होता है, दादा भी होता है, नाना भी होता है। तो कॉलेज के दिन थे तो मेरा लव अफेयर हो गया। आई फेल इन लव विद गर्ल। तो डैडी ने मेरे को मोटरसाइकिल लेके दी। मुझको बहुत घुमाता था उसको मोटरसाइकिल पे। डैडी ने एक बार दे दिया। हमारा इंडिया में वेरी स्ट्रिक्ट फादर। घर पे आके उन्होंने मुझे पूछा कि सुना तेरा कोई चक्कर वक्कर चालू है? नहीं मेरा कोई चक्कर वक्कर चालू नहीं। इसलिए मैंने दे दिया मेरे को मोटरसाइकिल पे। नहीं तो मारा था वो बोला अभी तो पकड़े गए वो देख लिया। तो ऐसे डैड और हिपोक्रेट। आई टू माय फादर आप तो हिपोक्रेट हो, ये क्या बकवास है? क्या तुम नया नया कॉलेज में सीख के आए हो और वर्ड मेरे पे छाप रहे हो, यू नो यू थ्रोइंग अ वर्ड्स एट मी। हाउ एम आई हिपोक्रेट? आई सेड अरे बचपन से तो आप हमको आके बोल रहे हो, आप हमको बोल रहे हो श्रावण का महीना पवन करे सो आई 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 तेरी याद आई, हम बने तुम बने यू आर ओनली गिविंग अस इंस्पिरेशन टू फॉल इन लव। सिंस चाइल्डहुड आई एम हियरिंग एवरी सेकंड सॉन्ग वाज अ लव सॉन्ग। पर अभी जब मेरा मौका आया लव सॉन्ग गाने का तो आप बोलते थे मैं पढ़ाई करो कि क्या चक्कर में पड़ी हो तुम? यू आर हिपोक्रेट। इसे नहीं हम लोग हिपोक्रेट। मैं एक बाप हूँ, मैं गाने तुम्हारे लिए नहीं लिखता, मुझे इसके पैसे दिए जाते हैं, ये मेरा पेशा है। मुझे स्टोरी सुनाई जाती है, मैं एक इमेजिनरी कैरेक्टर्स के लिए लिखता हूँ, मैं अपने बीयू बच्चों के गाने नहीं लिखता। ये तुम्हारा पढ़ाई का वक्त। अगर तुम इस वक्त को पढ़ाई नहीं दोगे तो तुम फिर जिंदगी में क्या करोगे? ये तुम्हारे हर एक उम्र होती है इंसान की। तुम पढ़ाई खत्म करो, नौकरी शुरू करो, उसके बाद करो लव अवसर करो, मैं तुम्हारे साथ जाने जाऊंगा। So see, at the end of the day, he is also a father, not just a poet, not just a lyricist. That is something that people don't realize. कि कोई इंसान भी होता है ना गीतकार में, आप गाने गा रहे हैं, she is a daughter also, she is a sister also, she is a aunt, मौसी also, she is also a दादी है, कोई भी दादी होते, भी दादी होते, so तो रूप होते हैं इंसान के, लेकिन वो हम छुप जाते हैं, लेकिन so that is the reason why biography is very important. कोई मैं बचपन से biography पढ़ता हूँ, इतने पहलू होते हैं इंसान के, आपको बायोग्राफी से ही पता चलता है उनके काम से नहीं, उनका काम आपको एक ही रूप में है। देखिए हमारे गुलशन मदान जी भी निर्माता निर्देशक हैं, गीतकार हैं और राशि फिल्म बनाई, राशि फिल्म के गाने भी बड़े अच्छे हैं। तो कभी कभी डायरेक्टर जो है वो गीतकार के सामने ऐसी सिचुएशन रख देता है कि जिसमें लिखना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो
एक फिल्म आई जाते हैं आप सारे गाने, जिसके हिट आपकी कसम से जेब प्रकाश ने गाने की, तो उसमें जो है सारे गाने मुझे पसंद है कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं, वो अद्भुत गाना है। और उसमें हर अंतरे में जो है ना एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज है कि दोस्तों शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो, कल तड़पना पड़े याद में जिंदगी, रोक लो रोक कर उनको जाने न दो। ये मतलब आप समझिए अद्भुत विचार है और हर अंतरे में अद्भुत विचार है। तो ये जो डायरेक्टर होते हैं फिल्म को लोकल के लिए बनाने के लिए 3 घंटे फिल्म है, तो कम से कम 6 गाने चाहिए हर आधे घंटे पे, है ना। तो जो है जय जय शिवशंकर एक रंग ये है, देखिए खिजान और टाइटल सॉन्ग आपकी कसम। कौन से गाना तो गा दीजिए आप भाई। तो जो है ये गाने हैं, और उसमें जो है ना उन्होंने जो है बख्शी साहब ने अपने मित्र से जिक्र किया कि बोले ये बात बताने लायक नहीं है। अब एक जगह पे शादी हो गई, राजेश खन्ना मुमताज़ के जो नायक नायिका है, अब वहाँ शादी के बाद गाना रखना है और जो है कोई एसोसिएशन ही नहीं है कि यहाँ पे गाना रखा कैसे जाए। तो उसके बाद जो है कहानी में टर्न देना था कि एक पति पत्नी पे शक करना शुरू कर देता है, वहाँ पे गाना लाजिम था। तो उन्होंने क्या किया, उनके दिमाग में जे ओम प्रकाश से पता नहीं क्या आया, उन्होंने कहा कि बख्शी साहब गाना चाहिए लेकिन बहुत मुश्किल सिचुएशन है। उनका ठीक है आप बताइए सिचुएशन क्या है। उन्होंने कहा कि हमारी जो नायिका है तो वो अभी भी नई शादी हुई है और जो है वो मासिक धर्म से गुजर गई है, इस पे गाना चाहिए। आप समझिए कि ऐसी सिचुएशन में कौन गाना लिखेगा। लेकिन आनंद बख्शी ने लिखा कि पास नहीं आना दूर नहीं जाना, तुमको सौगंध है कि आज मोहब्बत बंद है। मतलब जो है ऐसे ऐसे सिचुएशन का उनको वो करना पड़ता है सामना। जब वो ताल फिल्म के गाने लिख रहे थे तो मैं जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि A.R. रहमान को रात 12 बजे काम शुरू करते हैं और जो है सुबह 6 बजे तक काम करते हैं, जगाते हैं राइटर को, तो आपको भी बहुत परेशान किया होगा। तो बोले नहीं मैं चेन्नई गया ही नहीं, सुबह दिल्ली जाते थे, उनके साथ बैठ कर फिल्म बनवाते थे और आ जाते थे तो मैं लिख देता था। तो मैंने कहा कि आप क्यों नहीं गए, तो बोले कि मुझे हवाई जहाज में यात्रा से डर लगता है। तो हवाई जहाज यात्रा से डरते थे, वो हमेशा इसलिए ट्रेन में घूमते थे कभी हवाई जहाज में, वो चेन्नई गए ही नहीं। तो इस तरह के व्यक्ति थे। तो अब जो है कभी आप लोग चाहेंगे हम फिर से बुलाएंगे राजेश बख्शी जी को और इनके आनंद बख्शी के गीतों पर और उनके व्यक्तित्व को लेकर के। अरे ओमदास जी आप कुछ बोलना चाहेंगे, स्वागत है। बहुत आनंद आ रहा था बख्शी साहब के बारे में। मुझे इसीलिए उठना पड़ता, नहीं तो नहीं उठता। मैं भी पंडित भरत व्यास जी का मुँह बोला बेटा और न जाने कितने गीत गाए हैं, कितने गीत बनाए हैं, उसका मुझे पता नहीं। बोलना हमारे में 250 गीत बनाए, आध्यात्मिक गीत बनाए और राजस्थानी लोकगीतों में मेरे ख्याल से मेरे सबसे ज़्यादा किसी ने गीत थे लोकगीत। तो जब मैं 67 में बम्बई आया और 68-69 में रोशन नाइट थी शंभुनाथ में, आपको याद हो। उस नाइट में मैं भी बैठा था बाबूजी भरत व्यास जी के बाजू में और मैं बार बार रिहर्सल रूम में जाया करता था क्योंकि वहाँ पर सभी गायक मौजूद थे। रोशन साहब, रफी साहब, मुकेश भाई, हेमंत कुमार जी, सब लोग वहाँ पर मौजूद थे, रिहर्सल कर रहे थे। बाबूजी ने
हेमंत कुमार जी को बोला कि मेरा लड़का है, इसको भी रेफर करेंगे। तो मैंने राजस्थान में लॉर्ड के आदम में भी का रेफर किया और उसी का लिखा गीत था। मुझे नहीं मालूम है ये गीत क्या चमत्कार करेगा। मेरा स्टेज पे बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री का पहला प्रोग्राम था वो अनुभव इसलिए सुना रहा हूँ कि बार बार आनंद बख्शी साहब की बात चलती है तो मुझे आता है। तो जैसे ही मेरी बारी आई, मुझे गीत प्रस्तुत करना, तो मैं स्टेज पे गया, बाबू जी नीचे सामने पहले लाइन में बैठे थे और उसे नाइट के प्रारंभ हो चुकी थी, कई लोग आ चुके थे। लता जी आई गई थी, तो हेमलता ने गीत गाया। हेमलता उस नाइट के बाद में हेमलता ने मुड़ के नहीं देखा, वो गीत गाया हेमलता ने क्योंकि लोगों कैसे होगा। यानी वो एक इतने लकी आदमी थे आनंद बख्शी साहब कि जिनकी उनकी नजर जिस व्यक्ति पर पड़ जाती थी वो व्यक्ति ओम व्यास बन जाता था। मुझे उनका पूरा आशीर्वाद मिला। मैंने आधा घंटे तक उनसे चर्चा की, बातें की। बेटा फिल्म इंडस्ट्री में मैंने कहा मेरी फैमिली अलाउडी करती है, बहुत बड़ी फैमिली हो गई और मैं पान पराग वगैरह, पान तम्बाकू, कुछ भी शराब वगैरह मैंने जिंदगी में कहीं सुपारी में नहीं खाता। मैं वो व्यक्ति हूँ, आज तक मैंने छुआ नहीं शराब। तो उस समय की छोटी सी बात याद आ गई कि जब बख्शी साहब ने आके मेरे को बाहुना भर गया था, सबसे पहले रफी साहब आ गए, सब आ गए थे ऊपर। वो गीत था लॉर्ड के आदम में भी तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मुकेश ने गया था। मुकेश भाई खुद खड़े थे और कई नाइट्स में तो मुकेश भाई ने मेरे साथ में हारमोनियम बजाया और मैंने उन्हीं का गीत उन्हीं के सामने गाया, लॉर्ड के आदम। एक बार मुकेश भाई नहीं रहे तो उनके बेटे नितिन मुकेश ने बड़ी जिद की, गुरु जी से पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी आपने सुना होगा, चंद प्रकाश जी के भाई, वो हमारे गुरु थे। वो मुकेश जी को भी सिखाते थे, मुकेश जी ने दादा था, दादा में जहाँ वो रहते थे। बहुत लंबी यात्रा है मेरे जीवन की, 67 से बॉम्बे में शुरू हो गई थी। तो वहाँ जब मैं ये गीत जैसे ही मैंने शुरू किया, लौट के आ, सारे लोग मंच पे आ गए, गाने नहीं गा रहे। भरत राज भी ऊपर चल गए, वंश मोर हो रहा था, गाने नहीं गा रहे। यानी राइटर में लिखने की अगर क्षमता जबरदस्त होती है तो गायक को कुछ नहीं करना पड़ता। गायक को तो संगीतकार वगैरह सब सिखा तो गायकों को ऐसे गायकों बाहरों को भी होश आ जाए। आनंद बख्शी साहब के सम्मान में तालियां खड़े होकर बजाओ। मुझे आप आए हो, 3 मिनट 2 मिनट दूंगा मैं आपसे, बैठिए या मत बैठिए। मेरा प्यार उस गीत के माध्यम से उनका आशीर्वाद मिला, इसलिए मुझे वहाँ से उठना पड़ा। मुझे नहीं मालूम था आनंद बख्शी के बारे में चर्चा में आता है। सब छोटे भाई आप बहुत छोटे हैं मुझसे, क्योंकि मैं तो मेरा बच्चों दूंगा स्पष्ट बोलूँगा। तो उस समय का जो मैंने जैसे ये माई धारा उसके लायक नहीं है, फिर भी मैं गाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने 3 कैसे लौट के हुए और किस तरह से स्टेज पे मुझे सम्मान मिला और मैं आज गायक, संगीतकार, गीतकार तीनों बन गया। और आज अब भी गीत लिख दीजिए, मैं आपको दोनों के अब भी बना। ये माँ सरस्वती का वरदान है मुझे, गीत लिखिए और धुन बनवाइए। मैं ब्रह्मा कुमारी में मेरा टेस्ट हुआ था, एक कलाकार राइटर बहुत अच्छा गीत लिखता रहा, उसने लिखा करते चलो सबका भला, जीवन की जिंदगी यही करा। अब दोनों में क्या बोला, करते चलो सबका भला, जीवन की जिंदगी यही करा। ये गाना ऐसा मुखड़ा। आप विश्वास रखिए उन संगीतकारों का, उन गीतकारों का बाबूजी भरत व्यास जी का मुझे आशीर्वाद मिला था, तुरंत बनाया। पहले मैं आनंद बख्शी साहब की आशीर्वाद वाला गीत सुनाऊंगा कि गीत तो चलते बनाया ठीक है, बन गया वो गीत, आपने धुन बना देना एक सेकंड में। लेकिन यादें आज कल बात होगी तो आनंद बख्शी साहब के सम्मान में होगी। और
इस तरह से मुझे उनका आशीर्वाद प्यार मिला। सभी गायकों का हेमंत का सब आ गए थे मुझसे, तो एक लाइन सुना देता हूँ। मुकेश की आवाज़ थी, बाबूजी भरतिया जी का गीत, ऐसे त्रिपाठी का संगीत, सभी वहाँ विराजमान थे। सुनिए कैसे मेरे को प्यार मिला। लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ। एक गाना शुरू होता है, वो एक लाइन सुना दो कि मुझे आता है मुझे। आप लौट के राजा मेरे वीर, तुझे मेरे वीर बुलाते हैं। मेरा सूना पर संगी, मेरा सूना पर संगी, तुझे मेरे वीर बुलाते हैं। आ लौट के आओ मेरे वीर। आज हमारे चित्र के समागम में मुख्य जी पहली बार पधारे और जो है बहुत सुंदर योगदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पधारे। आपने बात लगाया ना, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार। मेरे ख्याल से 10-15 साल बाद में मिल गया, उससे तो हमेशा मिलते थे, लेकिन आज हम 10-15 साल बाद में मिल गए। मेरे प्रोग्रामों का संचालन किया, मेरे प्रोग्रामों में इन्होंने कितना आनंद दिया तो मैं और ये दोनों जानते हैं। बहुत प्यार मिला। तो इनके लिए आज सारी बातें हमने कही, 2 लाइन चंद लाइन मेरे छोटे भाई को लिखे हूँ कि अंबर से सुमन बरसे, अंबर से सुमन बरसे, मंगल वेला आई। अरे देवमणि बाटे तुम जियो हजारों साल, जीवन का हर पल हो सुखदायी, जीवन का हर पल हो। देवमणि नाम जो है, मैंने लिखा नहीं, अभी बोलता रहा, देवमणि जो नाम है हम सबका दुलारा है। कवि संबंध की सेवाएं अगर सागर है तो मेरा लाडला देवमणि उसकी धारा है। और अगर कवि सम्मेलन पावन चंदन है, कवि सम्मेलन क्योंकि आप चंदन की तरह गीत बनाते हैं, चंदन की तरह लिखते हैं, कलम भी चंदन की तरह चलती है, तो देवमणि पांडे सुनिए आप कि अगर गीत पावन चंदन है तो देवमणि उनके संचालन के आंगन की तुलसी है। संगीत में समापन करते हैं। 2 मिनट के लिए विष्णु आपके सामने आ रहे हैं। आइए। ख्वाबों के गुल्लक में मेरे छुट्टे इश्क खनके रे, सपनों की जागीर है अपनी बेफिक्र चेतन के रे। ख्वाबों के गुल्लक में मेरे छुट्टे इश्क खनके रे, सपनों की जागीर है अपनी बेफिक्र चेतन के रे। सुनता ना दिल बात किसी की, अपनी धुन मस्ती की सीटी, सुनता ना दिल बात किसी की, अपनी धुन मस्ती की सीटी। कांच की मैं गोलियां, देसी हर नुस्खा, इश्क का चस्का, कच्ची राहों में पहली बारिश जैसा हो। ख्वाबों के गुल्लक में छुट्टे इश्क खनके रे, सपनों की जागीर अपनी बेफिक्र चेतन के रे। अखड़ से अपनी जवानी, अतरंगी सारी कहानी, भटके राहों पे भी अपनी चाल चलत रहती तूफानी। इश्क के दरिया में हमको जाना है डूब के, ख्वाब के गुल्लक में
आनंद बख्शी ने कई तरह के गाने लिखे, जैसे कि रोमांटिक, देशभक्ति, साइकेडेलिया और पंजाबी लोकगीत। कुछ प्रमुख गाने जिनके बोल आनंद बख्शी ने लिखे ये रहे। 1. मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आराधना 1969। 2. हमको हमें चुरा लो, मोहब्बतें 2000। 3. तुझे देखा तो ये जाना सनम, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995। 4. आई लव माई इंडिया, परदेस 1997। 5. दम मारो दम, हरे रामा हरे कृष्णा 1971। 6. सावन का महीना, पवन करे शोर, मिलन 1967। 7. मैं निकला गड्डी लेके, गदर, एक प्रेम कथा 2001। और 8. बिंदिया चमकेगी, दो रास्ते 1969। शामी एम इरफान की यह थी मुंबई से विशेष कवरेज। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।